कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए गौर कीजिएगा, कहता है संजना नाम की एक लड़की है जो बहुत जल्दी पढ़ सीख लेती है, यानी कोई चीज़ को पढ़ती है ना तो जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना दूसरी लड़की है जो सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह कहता है यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो साथियों आपको बता दूं, एक लड़की है जो एक बार पढ़ा और उसे याद हो गया, दूसरी वो लड़की है जो क्या करती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ती है तो उसे याद होता है। तो यह हमारा क्या कहलाता है? यह साथियों हमारा यह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। और यह व्यक्तिगत यानी हर एक व्यक्ति का क्या है, सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, तो हमारा यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए पर हम जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसे तो देखते ही आप सही कर देंगे। कहता है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? पर्यावरण है या स्वास्थ्य है, आहार है या इनमें से सभी है? तो वृद्धि हमारा जो ग्रोथ होता है तो एक वातावरण भी उसे प्रभावित करता है, एक स्वास्थ्य भी करता है, आहार भी करता है और इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे एक बच्चे का वृद्धि होना, ठीक ना, एक बच्चे का वृद्धि होना हमारा वातावरण भी प्रभावित करता है, उसका हेल्थ भी करता है, उसका जो आहार फूड भोजन है ये भी करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना है चुटकियों में। बाल विकास आप 30 दिन समय दीजिए, अगर बाल विकास में आपकी इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी जिससे आप 30 दिन के बाद पता चलेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है? कहता है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का, अस्वस्थ शब्द को गौर कीजिएगा, कहता है आप अस्वस्थ, क्या कहता है, अस्वस्थ होने का कारण क्या है? तो ये जो है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, एक बालक का जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, ये हमारे ऑप्शन नंबर जो है ये डी, यानी चारों इंपॉर्टेंट होता है। परिवार का वातावरण सही बात है, साथ साथ कक्षा का वातावरण ये भी बहुत जरूरी है, और पास पड़ोस का क्या है वातावरण ये भी जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर आप किस पे जाएंगे, डी पे जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस क्वेश्चन को देखते ही आप टिक लगा लेंगे, हमको पता है, ठीक ना। कहता है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक, शब्द को गौर कीजिएगा, मूर्त, ठीक ना। कहता है मूर्त संक्रियात्मक हमारा किस अवधि में घटित होता है? देखिए जिन पियाजे की 4 अवस्था उन्होंने दिया था, ठीक, तो ऐसे ही ये 4 अवस्था ऐसे ही सिस्मेटिक से ऑप्शन में भी दिया गया है, पहला जन्म से, ठीक ना, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा जो है 11 से ऊपर है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो है 11 से 15 भी कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 11 से ऊपर सभी आते हैं। तो कहते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त क्या होता है हमारा, ये जो है यह तीसरा स्टेज है जो कि क्या कहलाता है, 7 से 11 में, क्या कहलाता है, 7 से 11 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएंगे, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक ना, कहता है शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कब शिक्षक को एक गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? कभी कभी या कभी नहीं, या नियमित, या जब छात्र कहे। तो एक शिक्षक को हमेशा, हमेशा का मतलब होता है नियमित, यानी रेगुलर वे में, आज किए फिर एक दिन के बाद, यानी कल परसों, जैसे टीचर को लगे कि हाँ मुझे करना चाहिए तो नियमित मूल्यांकन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और गृह कार्य देना भी चाहिए, और साथ साथ बच्चों को क्या करना चाहिए, ये गृह कार्य की जांच भी करनी चाहिए। तो किस पर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन जो है कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बच्चों को केंद्र मानकर एज ए टीचर जो पढ़ाते हैं, यानी बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा पढ़ाते हैं, उसके अनुरूप पढ़ाते हैं, ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। कहता है बाल केंद्रित शिक्षा में कहता है, क्या कहता है आप गौर कीजिए, कि शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, या बच्चों को एक कोने में बैठना, या प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। ऐसा तो बात नहीं है, खेल तो बच्चों के लिए जरूरी है ना, बच्चे को कोने में बैठाइएगा,
प्रतिबंधित परिवेश को में दीजिएगा निगम, नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, लगा दीजिए टिक। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, हस्तपरक, ठीक ना, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, हस्तपरक गतिविधियाँ देना चाहिए, जिसमें ये क्या है, बाल केंद्र शिक्षा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि लड़का लड़कियों की तुलना में अच्छी है या सुंदर होती है, तो ऐसा नहीं है, लड़के भी सुंदर होते हैं ना। तो कहता है स्वाभाविक रूप से लड़के जो है ये गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। किससे अच्छे होते हैं, लड़कियों से। ऐसा नहीं है, लड़की भी तो गणित में अच्छी होती है, ऐसा तो थोड़ी ना है कि मतलब जो लड़के अच्छे होते हैं, ठीक ना। तो हमारा यह किसको दर्शाता है, तो हमारा यह जो है लिंग पक्षपात को, ठीक ना, हमारा दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी जो है हमारा यह लिंग पक्षपात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं कि सीटेट में जो शब्द का खेल है वह प्रश्न कहाँ से आखिर पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यहाँ एक शब्द दिया है अति, यानी महत्वपूर्ण तो सब हैं, ठीक ना, लेकिन अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है इनमें से चार में से सबसे बेस्ट उत्तर आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आजीविका कमाना, ठीक ना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक का हमारा विकास करना, बौद्धिक का विकास करना। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का अति, आजीविका उनका भी सही बात है, अगर पढ़ाते हैं तो उनसे क्या रहती है कि हमारे क्या होंगे, क्योंकि उनके भी घर में फैमिली है, क्योंकि उनसे भी कुछ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक का सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बच्चे पर केंद्रित होता है, कि बच्चे का किस प्रकार सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसके बौद्धिक विकास भी हो, ठीक ना, उसके शारीरिक विकास भी हो, ठीक ना, संवेगात्मक विकास भी हो, यानी बच्चों का किस प्रकार ऑल ओवर जो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो हो। तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि बच्चे का हमारा क्या हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो ये हो गया। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन 3 बार सीटेट में आ चुका है। अच्छे से समझिएगा, एक डैश यहाँ रहेगा और एक डैश यहाँ रहेगा, ठीक ना, 1 और 2, ठीक ना, और भरना है रहेगा। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रहता है। तो क्या करना है, कहता है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगर क्वेश्चन समझ में न आए तो ठीक करना है, सेट करके देखना है कि क्या वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, या चुनौती 1 पर लेकर देखेंगे। ये मतलब हुआ फर्स्ट और ये हुआ मतलब 2, जैसे एक ये हुआ और 2 हुआ, ऐसे बनाना है। स्थिरता को यहाँ रख के देखना और परिवर्तन को यहाँ रख देना है। तो सबसे जो हमारा ये कह रहा है कि विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो हमारा फर्स्ट जो होगा वंशानुक्रम, और दूसरा क्या होगा हमारा पर्यावरण, जो हमारा है अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है, और विविध मार्गों के निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। और यह पहला हमारा जो होता है यह हमारा वंशानुक्रम होता है, दूसरा हमारा पर्यावरण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट है। तो ऐसे आप परीक्षाओं में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1 लिख लीजिएगा, उसको 2 लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो उसके क्या कर सकते हैं, उसके बाद सेट करके देखिएगा, तो सबसे बेस्ट उत्तर आपका ए ऑप्शन आ रहा है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इस शब्द को गौर कीजिएगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। यह कब लाया गया, देखिए RTE आप सुने होंगे, RTE 2000 क्या होता है 9, ये हमारा नाम है RTE 2009, बट यह जो लागू हुआ था यह 1 अप्रैल कब हुआ था, 1 अप्रैल 1 साल आगे करके 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके तहत हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त का मतलब होता है कोई पैसा नहीं लगेगा, और अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी है। अगर आप उसे कहीं कारखानों में काम करवाते हैं तो उनके जो काम करवाते हैं उनके खिलाफ और उनके फैमिली के खिलाफ, अगर मान लीजिए 10 साल का 12 साल का एक लड़का है और उसको एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करवाता है, तो जिसका माता पिता, उनके माता पिता
को भी दंडित दिया जाएगा, साथ साथ जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उन्हें भी दंडित दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप बच्चे से 6 से अनिवार्य का मतलब ये होता है ये जरूरी है। तो उसी के तहत एक सर्व शिक्षा अभियान आया था, सर्व शिक्षा अभियान, जिससे बराबर पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। SSA क्या होता है? SSA मतलब सर्व शिक्षा क्या होता है? अभियान। सर्व शिक्षा SSA का क्या है? इसका फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, SSA उसे कहता है। कभी तो ऐसा देखा गया है, पूछा जा सकता है कि SSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारा यह हिंदी में भी दे देगा सर्व शिक्षा अभियान। तो यह कह रहा है कि यह किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, तो हमारा यह 2001 से हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान था यह लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान पहले लाया गया, इसी के तर्ज पर हमारा 2009 में RTE जो है 2009 लाया गया, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है उसमें, तो ये कब हुआ? यह 2001 में इसे लाया गया, शुरू किया गया, ठीक। तो ऐसे उसे 3 से 4 तरह के सवाल आपको देखने को मिला उसमें। तो ऐसे ही प्रश्नों को क्या करना है? तोड़ तोड़ के बनाना है, जिससे परीक्षाओं में गलती ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण विधि सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यानी कहता है एक शिक्षक जो है निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, ठीक। कहता है बच्चों को प्रभावित करने के लिए, या टीचर जो है ये बच्चों को प्रभावित करने के लिए कहते हैं, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या छात्रों के अंदर हमारा जो है शिक्षण रखने के लिए। तो कहता है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री, कोई भी अगर मान लीजिए टीचर जो है प्रोजेक्ट विधि से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, बच्चे टीचर जो है ये चित्र विधि से पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए नहीं। देखिए इसमें सबसे बेस्ट जो होगा ये शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, कि प्रोजेक्ट से पढ़ा रहे हो, ओ देखिए चित्र के द्वारा पढ़ा रहे हैं, आपको भी क्या लगेगा? रोचक लगेगा। अच्छा चित्र सर डायग्राम से पढ़ाते हैं, सर ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो हमारा यह क्या होगा? यह रोचक लगने का मतलब है आपका क्लास जो है ये अट्रैक्टिव लगेगा। बच्चे जो शोरगुल कोई भी काम करते हैं तो वो नहीं करके क्या करेगा? एकदम फोकस करेगा किस पे? पढ़ाई पे, क्योंकि शिक्षण को हमारा क्या करना है? रोचक बनाना है। तो एक टीचर का सबसे ये जो बेहतरीन काम होता है, और ये किसी भी शिक्षण शैली का हमारा जो प्रयोग करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कैसे बच्चा समझे और क्लास को रोचक के रूप में लो। ऐसा नहीं है कि अच्छा बच्चा बोरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बोरिंग हो रहे हैं। नहीं, देखिए अब तो आपको पता होगा डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड से क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक ना? क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे चित्र देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तो उन्हें क्या लगता है? अच्छा लगता है, तो उस पर भी ध्यान एकाग्रचित करके रखते हैं। एकाग्रचित करने का मतलब होता है, आप कह सकते हैं किसी भी हो सकता है, लेकिन एकाग्रचित क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको रोचक बनाने के लिए, क्यों? उसको उसमें उसके अंदर बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है उसको लाने के लिए, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न आपको भी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है, ठीक। देखिए अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप प्रैक्टिस के लिए चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। परीक्षा हॉल में तो क्वेश्चन देखिए और आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, ये ऐसे रखना चाहिए, लेकिन अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं, सीखने की ललक होनी चाहिए, जिसमें क्या कर सकते हैं आप चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ये उत्तर हुआ तो ये 3 क्यों नहीं हुआ, उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो सही मायने में आपकी बाल विकास की पकड़ जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक ना। तो कहता है कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी यानी इफेक्टिव तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है, तो अवलोकन करके या सुनकर या पढ़कर या खुद करके। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई काम किया, ठीक, अगर मान लीजिए वो खुद से करते हैं तो क्या होता है, वो आपको ज़्यादा देर तक रहता है। उसके बाद अगर आप खुद करते हैं तो दूसरे को भी बताते हैं कि मैंने ये खुद किया। और अच्छा एक बात और है कि अगर आप खुद करते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई भी काम खुद करते हैं तो वो आप क्या करते हैं, जल्दी नहीं भूलते हैं। तो क्या कहता है, उसका मतलब होता है कैसे सीखता है। जैसे उन पर एक है खुद करके, तो क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, हम करके सीखते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ऐसे है कि कोई भी काम जो है ये खुद करके जो सीखते हैं यह सबसे ज़्यादा यह इफेक्टिव होता है, ठीक ना। तो खुद से जो करके, इसीलिए बच्चों को खुद से करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद यह कथन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। देखिए यहाँ थॉट से 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें भी 10 ऐसे थॉट हैं जहाँ से भी प्रश्न उठते हैं, ठीक ना। वही दूरा फिरा के ऐसे कभी शिफ्ट में कभी उस शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है वातावरण वह शक्ति है
जो हमें प्रभावित करती है। सही बात है, वातावरण क्या करती है, अगर अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, और अच्छा माहौल मिलेगा तो कम पढ़े में भी क्या कर सकते हैं, पास कर जाइएगा। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, निश्चित रूप से होता है। तो कहता है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इफेक्टिव करती है। सही बात है। यह किसने कहा है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो यह रॉस महोदय जी का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो यह किसका है, रॉस महोदय जी का। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देख भी लेते हैं ना इस वीडियो को, तो मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन आपका देखते ही अगर आता है तो गलती नहीं होना चाहिए। अगला है बालक का विकास का है परिणाम है किस पे, वंशानुक्रम का या वातावरण का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए ये शब्द देखते ही आप टिक लगा देंगे। देखिए क्या कहता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का, यानी एक बच्चा अगर उसके विकास हो रहा है किसी का, उसका तो क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या उसकी परिणाम हो सकती है, तो यह वंशानुक्रम भी है, साथ साथ क्या है, परिणाम वातावरण, और उस दोनों की क्या है, अंतःक्रिया, यानी दोनों है ही, साथ साथ उस दोनों का अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है दोनों के बीच में तालमेल, यानी दोनों की जरूरी। तो वंशानुक्रम का भी होता है और वातावरण का भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हुआ। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला है कि विकास जो है ये कभी न समाप्त होने वाली, देखिए इस चीज को देखिएगा, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, यह विकास का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। यह जो है यह हमारा क्या है, यह विचार किससे संबंधित है, कौन ऐसा विकास का सिद्धांत है, ठीक ना। तो उसे आप अच्छे गौर से समझिएगा। तो उसमें क्या होता है, यह हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं नाम से ही है निरंतरता, निरंतर यानी क्या, हमेशा चलते रहता है। तो कभी हमारा यह निरंतर नहीं कहते हैं, वो लगातार, तो विकास समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, न समाप्त होने वाली। तो हमारा यह क्या है, यह हमारा क्या है, यह हमारी निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। देखिए परीक्षा में एकीकरण सिद्धांत भी पूछा जाता है। एकीकरण सिद्धांत क्या होता है बताता हूँ मैं, ठीक, गौर से सुनिएगा उसे। अगर मान लीजिए गाड़ी अगर आप सीख रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक, अगर 4 चक्का आप गाड़ी सीख रहे हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी सीख रहे हैं, अगर नए में सीख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गाड़ी को आप यहाँ भी पकड़ेंगे, यहाँ भी पकड़ेंगे, और हमारा ये पैर हमारा क्या करता है, क्लच सब कुछ पर क्या है, ब्रेक सब पर आपका पैर रहेगा, सबकी निगाहें रहेगी, अच्छा कहीं ऐसा तो ना हो जाए। लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक हाथ से पकड़े रहते हैं, एक हाथ से खाना खाते हैं, और एक हाथ से कभी अगर आप गर्लफ्रेंड मिल गया तो एक हाथ छोड़ भी देते हैं ना, फिर भी हाथ मिला लेते हैं। तो वही कहलाता है एकीकरण सिद्धांत। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक आपने नहीं सीखा है तब तक पूरे हाथ, दोनों हाथ को क्या करिएगा, हाथ पैर सबको पकड़ के रखते हैं, गाड़ी को कहीं मेरी गिर ना जाए। जब आप सीख जाते हैं तो क्या होता है, अगर उसी के बीच में अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए, अगर हाथ मिलाना हो, तो जब ट्रेंड हो गए तो हाथ, एक हाथ से भी पकड़े हैं दूसरे हाथ से मिला लेते हैं हाथ, ठीक ना। तो ये हमारे क्या कहलाता है, यह हमें एकीकरण सिद्धांत कहलाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा यह है, यह क्या है, जैसा कि है अंतः संबंध का सिद्धांत, ठीक। मैं एक एक करके बताता हूँ। एकीकरण सिद्धांत समझ गए आप। अंतः संबंध में जो है यह 4 उसमें डोमेन का यूज किया गया है, ठीक ना। पहला शारीरिक, पहला क्या होगा मैं बता देता हूँ, शारीरिक, ठीक ना, आप समझने की कोशिश करेंगे, शारीरिक। उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक, ठीक, क्या आता है, संज्ञानात्मक, ठीक। संज्ञानात्मक के साथ साथ इसका आता है एक संवेगात्मक और सामाजिक। उसमें क्या होता है, सभी का क्या होता है, अंतः संबंध होता है, अंतः संबंध होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी लड़के को अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि छोड़ दे, ठीक ना। तो जैसे यहाँ 4 जैसे मैंने बताया, तो संवेगात्मक तीसरा हो जाएगा, ठीक ना, संवेगात्मक, साथ साथ आपका एक हो जाएगा सामाजिक, ठीक। तो सामाजिक हो जाएगा, तो 4 हुआ। अगर मान लीजिए किसी दोस्त को, किसी लड़के को कि कोई गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ देती है, तो क्या होता है, उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या होता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब रहता है। तो उसको सोच लीजिए, अगर उसके अंदर ये आ गया, तो अगर ये आ जाता है तो ये भी आ जाएगा संज्ञानात्मक, यानी सोचने समझने, अरे यार छोड़ना। सामाजिक भी आ जाएगा, यार क्या मोह माया है, मेरी तो छोड़ के चली गई। यानी सब क्या क्या है, यह सबका अंतः संबंधित है।
ठीक, उसी प्रकार अंतःक्रिया का सिद्धांत भी होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार चार जो है ये इस तरह से चार जो है ABCD तो हमारा ऐसे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा यह ऑप्शन नंबर डी यानी निरंतरता का सिद्धांत है। 102 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एकीकरण भी आपने समझा, अंतर संबंधित भी समझा और अंतःक्रिया भी समझा। ठीक ना, तो इस प्रकार आप अच्छे से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक।